आप सभी का मनीषा मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम यूपीएसआई के कुछ मूल विधि पढ़ेंगे जो कि यूपीएसआई और यूपी प्लस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले मूल विधि आती है ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन के अनुसार विधि समप्रभु का समादेश है। अब ये क्या होता है, समप्रभु क्या होता है? आप देखिए, समप्रभु का अर्थ है एक ऐसे राष्ट्र की सरकार जो स्वतंत्र निर्णय ले सके। ऐसे राष्ट्र की सरकार जो क्या है, स्वतंत्र निर्णय ले सके। जैसे कि हम अपना निर्णय, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अब जैसे कि समादेश, ऐसा आदेश जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। जैसे कि कोई भी आदेश आ जाता है और आप उसका पालन नहीं करते तो आप उसके दंड के अधिकार हैं। चोरी करने पर सजा, कोई भी गलत काम जिसको करने पर सजा मिलती है उसको कहते हैं समादेश। एक नोट है इसमें, लॉ को कई तरीकों से बांटा जा सकता है। लॉ को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है लॉ, साधारण लॉ, और एक होता है वैधानिक कानून, स्टडी लॉ। सामान्य कानून क्या होता है? यह किसी अधिनियम संशोधन से नहीं बनता, बल्कि जनता हित में कोई कोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिया जाता है। जैसे कि आपके संबंध निकले, कोर्ट से आपकी तारीख चल रही है कोर्ट में, और वहां से संबंध निकल आए तो आपको क्या है, नोटिस दिया जाएगा। अगर आप उस नोटिस पर नहीं जाते हैं तो क्या, कोर्ट आपको सजा देगा। अब जैसे कि सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान बजना, भाई सिनेमा घर में राष्ट्रीय गान का बजना, इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था, बल्कि कोर्ट द्वारा साधारण तरीके से लाया गया था सिनेमा। अच्छा, अब आ जाइए वैधानिक कानून, स्टडी लॉ क्या होता है आपका? ये कानून किसी अधिनियम संशोधन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि जीएसटी बिल है, ये सब क्या है, ये संशोधन द्वारा बनाए जाते हैं। अब आइए लॉ कानून, कानून विधि। आपराधिक फौजदारी कानून, जैसे कि क्रिमिनल को, क्रिमिनल केस होते हैं आपके। एक होता है नागरिक दीवानी कानून, सिविल लॉ, सिविल केस। अब इसमें आप आइए आपराधिक फौजदारी कानून। इसमें अपराध से संबंधित कानून होते हैं, जैसे लूट हो गई, हत्या हो गई, हत्या का प्रयास, बुरा व्यवहार किसी के साथ करना, आपने किसी चोरी कर दी, किसी के साथ कोई गलत काम कर दिया, तो वो सब आपके इसमें आ जाते हैं, इस कानून में, आपराधिक कानून में आ जाते हैं। एक होता है नागरिक, नागरिक और दीवानी कानून। नागरिकों के हित में होते हैं, जैसे जमीन से संबंधित, तलाक, संपत्ति का विवाद, ये सब दीवानी कानून में आ जाते हैं आपके। और जो कि फौजदारी कानून होते हैं वो सब आपके हत्या के, मर्डर के, और जो ये इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आपने मर्डर कर दिया किसी का, आपको सजा हो गई, तो ये आपके आपराधिक कानून में आ जाएंगे। नागरिक का है जो कि छोटे मोटे, ज्यादा बड़े, जैसे जमीन से संबंधित वाले केस आपके दीवानी कानून में होते हैं। और जो संपत्ति में असमय असहमति वाले कानून शामिल होते हैं, जैसे कि सपोज करें कि आपकी जमीन है और उस जमीन पर क्या होना है कि खाते अलग होने हैं आप सभी के। आप सभी के भाइयों की शामिल जमीन है, उसके खाते अलग करने हैं। अगर सबकी सहमति होगी तो खाते अलग हो जाएंगे, अगर सहमति नहीं है तो खाते अलग नहीं होंगे। तो सहमति, सहमति से काम होता है इस कानून में, संपत्ति वाले में। अब आइए आगे, आपराधिक कानून मतलब क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है सबसे पहले, मूल विधि होती है, आईपीसी धारा होती है। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। ये आपका कब लागू हुआ था? भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था।
अपराध की परिभाषा, जैसे चोरी, डकैती, लूट, ये सब क्या है, अपराध की परिभाषा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चोरी, बिना किसी बल के किया गया कार्य, जैसे रात में बिना किसी की उपस्थिति में धन निकालना, क्या होता है, चोरी होती है। बल, जैसे कि लूट का, आप लूट कर रहे हैं, ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ चोरी और लूट में। एक होता है चोरी करना और एक होता है लूट करना। तो बलपूर्वक किया गया कार्य, जैसे बैंक में से बलपूर्वक कार्य कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम लूट। और चोरी रात में किया गया कार्य, ये चोरी हो जाती है। अब आ जाइए डकैती। डकैती क्या होती है, डकैती इन्हीं कामों को पांच व्यक्ति मिलकर करें, उसको डकैती कहते हैं। अगर ये कोई अकेला चोर है या फिर उसके दोस्त मिल गए चार पांच और वो चोरी करने गए, तो एक ग्रुप गया चोरी करने, तो उसको क्या कह देंगे, हम डकैती कह देंगे। तो पांच व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति अगर किसी चोरी या डकैती करते हैं तो उसको हम, किसी चोरी या लूट करते हैं तो उसको हम डकैती कह देते हैं। इन सभी का वर्णन किया गया है आईपीसी धारा के तहत। विभिन्न अपराधों की परिभाषा दी गई है। अब आइए, अपराध के लिए दंड का निर्धारण का भी वर्णन आईपीसी धारा में किया गया है। आईपीसी, प्रक्रिया विधि, प्रोसीड्यूरल लॉ, सीआरपीसी। अब आ जाइए सीआरपीसी क्या, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आईपीसी और सीआरपीसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसमें कितनी धाराएं हैं, कौन सी धारा किसके लिए है, ये एक अलग वीडियो आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताई जाएगी। अब सीआरपीसी की क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर। दृढ़ प्रक्रिया संहिता, ये आपकी 1973 में आई थी। किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए कोर्ट और पुलिस द्वारा क्या दो और किस तरह से पहल की जाएगी। इसका मतलब है किए गए अपराध के, उसको दंडित करने के लिए कोर्ट द्वारा, जैसे कि हत्या के अपराध में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी ने हत्या कर दी तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। और 6 माह तक कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दी जाएगी, उसको 6 महीने तक जमानत भी नहीं मिलेगी कोर्ट द्वारा। इसी को क्या कहते हैं, सीआरपीसी। अब आइए भारतीय दंड संहिता आईपीसी। हमको आईपीसी धारा पढ़नी है, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी पुलिस के लिए भी। वैसे यूपी पुलिस में इतना नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में लागू करने का प्रावधान आया। भाई लागू करने का प्रावधान 1833 में आया था। 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1834 में हुआ, या चार्टर एक्ट द्वारा लागू करने का प्रावधान कब आया, 1833 में आया। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। इसी आयोग की सिफारिश पर भारतीय दंड साहित्य 1860 का निर्माण हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता का निर्माण पूरा हुआ और इसे भारत में लागू करने की मंजूरी मिली। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1 जनवरी 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको विशेष ध्यान रखें। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, 511। मैं आपको
महत्वपूर्ण धारा जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको पढ़ाऊंगा। उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। 23 अध्यायों में बटी हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860 विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। अब आइए, अनुच्छेद व धारा में अंतर क्या होता है। अनुच्छेद में और धारा में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद और धारा, यह प्राथमिक कानून है। ये कौन सा कानून है, प्राथमिक। और यह द्वितीय कानून है। यह बेसिक लॉ है और यह एक लॉ है। यह सर्वोच्च कानून है और यह सर्वोच्च कानून नहीं है। प्राथमिक कानून की पहल न करने पर इसमें सजा का प्रावधान है। इसमें धारा में क्या है, आपको अगर आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको क्या सजा, आपको एक दंड मिलेगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी ये कब लागू हुई, 1973 में। अपराध हो जाने के पश्चात अपराधी को सजा दिलाने तक पुलिस व कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया इसमें अंकित होती है। मतलब अपराधी को तब तक सजा न मिल जाए, तब तक अपराधी को सजा न मिल जाए, पुलिस और कोर्ट द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह सब इसमें सीआरपीसी धाराओं में है। 1861 में सीआरपीसी बिल ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। पास कब हुआ, 1861 को। भारत में पहली बार 1882 में सीआरपीसी बना। पहली बार भारत में पहली बार कब बना, 1882 में बना। और 1898 में सीआरपीसी को संशोधित किया गया। आजादी के बाद सर्वप्रथम 1958 में भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट आई। आजादी के बाद सर्वप्रथम 1958 में भारतीय विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट आई। फिर 1967 में भारतीय विधि आयोग की 37वीं रिपोर्ट आई। फिर 1967 में भारतीय विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट आई। 1970 में संयुक्त बैठक द्वारा प्रक्रिया बिल लाया गया। अंत में बड़ा दंड प्रक्रिया साहित्य 1973 भारत में। 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। इसमें पहले भारत में 1898 सीआरपीसी लागू थी। इसमें 484 धाराएं, 2 अनुसूची, 37 अध्यायों में बटी, 56 फॉर्म होते हैं। अब आइए, भारतीय दंड साहित्य। आईपीसी, आईपीसी 1860 विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। अपराधों की परिभाषा का प्रकार है। अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुआ था ये। 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू हुआ था। कुल अध्याय 23 है। इसमें अध्याय कितने हैं, 23। धाराएं 511। नोट, इंपोर्टेंट नोट है। सिंगापुर, ब्रुनेई, पाक, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका की दंड संहिता भी मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी पर आधारित है। अब आ जाइए, अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट में धारा 1 से 5 तक आती है, जिसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 क्या है, अध्याय 2 है 6 से 52 तक, साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें साधारण स्पष्टीकरण है। अध्याय 3 से 53 से लेके 75 तक दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी। मैं आप इन सभी धाराओं को डिटेल में आगे बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 76 से लेके 106 तक
साधारण अपवाद 107 से लेके 120 तक, दुष्प्रेरक उकसाना, और अध्याय 5A में 120A से 120B तक आपराधिक षड्यंत्र षड्यंत्र। अब देखिए इसमें क्या है। आपराधिक षड्यंत्र जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप कहीं किसी का मर्डर करना चाहते हैं या किसी के यहाँ डकैती डालना चाहते हैं, तो आप एक षड्यंत्र बनाएंगे कि हमको इस तरीके से करना है, तो उसके प्रावधान में ये धाराएं दे रखी हैं, ये धारा आप पर लगेंगी। अध्याय 6 में आइए, 121 से लेके 130 तक है राज्य के विरुद्ध अपराध। अगर आप अपने राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध करते हैं तो आपको 121 से 130 धाराओं में से लग सकती हैं। अध्याय 7 में 131 से 140 तक तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसके संबंध में 131 से 140 तक। अध्याय 8 में क्या है, 141 से 160 तक सार्वजनिक शांति विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति का क्या मतलब है? शांति का मतलब ये है कि आप किसी को साउंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप किसी गली में डीजे बजा रहे हैं, दूसरे आदमी को दिक्कत हो रही है किसी को, तो क्या शांति भंग कर रहे हैं आप उनकी, तो उसमें आपके पास ये आपको ये धारा लग सकती है 141 से 160 तक। अब आ जाइए 161 से 171 तक लोक सेवाओं सेवकों द्वारा यह उनसे संबंधित अपराध। लोक सेवकों का क्या मतलब है? लोक सेवकों का मतलब है जैसे कि आईपीएस है, यूपीएससी, जैसे आईपीएस, आईएएस, डीएसपी, ये सब आपके लोक सेवक हैं। इनसे भी गलतियां हो जाती हैं या आप इनसे कुछ गलती से कुछ कह देते हैं तो ये धारा आप पर लग सकती है 161 से लेके 171 तक। अध्याय 9 में क्या है? अध्याय 9 में 171A से लेके 171I तक चुनाव संबंधित अपराध। जैसे चुनाव संबंधित इलेक्शन के टाइम पर किसी विधायक से हो जाती है या किसी इलेक्शन में हो जाती है, वोट के उसमें हो जाती है, तो उसमें ये धारा लग जाएगी 171 से ए से लेके 171I तक। अध्याय 10 में आइए, अध्याय 10 में क्या होता है? धारा 172 से लेके 190 तक लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना। मतलब यही है कि लोक सेवकों का किसी का अपमान करना, किसी भी आप किसी भी डीएम एसडीएम किसी भी बड़े अधिकारी से आप कुछ गलत कह देते हैं, गलत बोल देते हैं, तो आपको वो 172 से लेके 190 तक धाराओं में सजा दिला सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 11। अध्याय 11 क्या होता है? धारा 191 से लेके 229 तक झूठा साक्ष्य वाले अपराध। झूठा साक्ष्य वाले मतलब ये है कि आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, आप किसी गवाह को ले जाते हैं झूठा बना के कि भाई किसी गवाह को ले गए पैसे दे के और उससे झूठ बुलवा दिया आपने कोर्ट में। अगर वहां पर ये पता चल गया कि ये गवाह झूठा है या ये गलत बोल रहा है, तो आप पर धारा और लग जाएगी 191 से लेके 229 तक। अब आ जाइए अध्याय 12 में क्या होता है? अध्याय 12 है 230 से लेके 263 तक सिक्के व स्टाम्प से संबंधित। सिक्के का मतलब ये है कि जो ये सिक्के 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जो सिक्के होते हैं, और स्टाम्प का मतलब ये है कि ये जो सरकारी स्टाम्प जो ई स्टाम्प होते हैं ये। तो सिक्के में क्या है? सिक्के का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का है तो आप इस सिक्के को तोड़ते हैं। ये सिक्का बेशक आपका है, आप इसका यूज करने के लिए दिया है गवर्नमेंट ने ये आपको, ना कि आप इसको तोड़ें या आप इसको तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं सिक्के से, तो आपसे 230 से लेकर 263 तक की धाराएं लग जाएंगी। अब आ जाइए अध्याय 13। अध्याय 13 264 से लेके 267 तक माप तौल से संबंधित अपराध।
माप तोल से संबंधित कैसे? माप तोल से संबंधित है जैसे कि आप किसी भी दुकान से सामान लेने गए और वहां पर आपके साथ दुकान वाले ने चालाकी कर दी, माप तोल में कमी कर दी, तो आप उसके ये धारा लगा सकते हैं 264 से लेकर 267 तक। अध्याय 14 में आइए। अध्याय 14 क्या कहता है? 268 से 294 लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अपराध। जैसे कि लोक स्वास्थ्य, डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर क्या मरीज का लोक स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य ठीक करते हैं। लेकिन सपोज करो कि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज के साथ कुछ बदतमीजी कर दी या उसका इलाज अच्छे उससे नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? 268 से लेकर 294 तक की उस पर धारा लगा सकते हैं। सुरक्षा, यही आपकी सुरक्षा से है और यही सुविधा, सुविधा, सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य तीनों पर ये डिपेंड करती है। नैतिकता, नैतिकता में आपको मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो नैतिकता का मतलब है अश्लील कोई भी आप, नैतिकता का मतलब है अश्लील, जैसे कि कोई भी आपको कुछ भी अश्लील चीजें बेचता है या दिखाता है या ब्लैकमेल करता है, तो आप उससे ये धारा लगा सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 15 में क्या होता है? 295 से लेके 298 तक धर्म संबंधी अपराध। जैसे कि धर्म, धर्म से आप समझते हैं कि जैसे कि भाई धर्म से हमारी कोई धर्म पर सवाल उठा रहा है, या मंदिर में चढ़ गया, जूते से मंदिर में चढ़ गया, या कहीं पर भी जूतों से चढ़ गया, या फिर उसने कुछ कर दिया, तो वो क्या है? धर्म से संबंधित अगर हानि पहुंचाता है तो उससे 295 से लेके 298 तक की धारा लग जाएगी। अब आ जाइए 299 से लेके 377 तक, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। 299 से लेके 377 तक मानव शरीर को प्रावधान प्रभावित करने वाले अपराध। आपके शरीर को कोई हानि पहुंचाता है तो आप उस पर इन धाराओं का यूज कर सकते हैं। अध्याय 17 क्या कहता है? अध्याय 17 कहता है 378 से लेके 462 तक संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध। संपत्ति, आपकी कोई भी संपत्ति है जिसको के कोई प्रभावित कर रहा है, कोई उसमें बाधा डाल रहा है, कोई दिक्कत डाल रहा है, तो आप उससे इन धाराओं का यूज कर सकते हैं 378 से लेके 462 तक। अध्याय 18 क्या कहता है? 463 से लेके 463 से लेके 489 तक दस्तावेजों से संबंधित अपराध। दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी ये आपके किसी कॉलेज में कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंटों से छेड़छाड़ हो रही है या कोई भी दिक्कत आ रही, तो आप उनको इन धाराओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाइए अध्याय 19। अध्याय 19 क्या कहता है? 490 से लेके 492 तक। अब इसमें क्या है? बीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए एक ड्राइवर है जो कि एटीएम के लिए पैसे लेके जाता है और वह एटीएम पर न ले जाके किसी और रास्ते ले जाता है, तो उस पर क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। वो विश्वास किया था गवर्नमेंट ने कि एटीएम तक ले जाएगा, लेकिन लेके नहीं गया, वो पैसों को कहीं और ले गया, तो उस पर इन धाराओं का इस्तेमाल होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अध्याय 20 क्या कहता है? अध्याय 20 कहता है आपका 493 से लेके 498 तक विवाह से संबंधित अपराध। शादी से संबंधित अपराध आएंगे इसमें। भाई शादी उसकी हो गई है, दोबारा शादी कर रहा है, उस पर ये अपराध लग सकते हैं। और इसी में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है 498 ए। अध्याय 20 ए में 498 ए दहेज से संबंधित अपराध। दहेज से संबंधित अपराध आता है इसमें।
अब आ जाइए अध्याय 21। अध्याय 21 क्या कहता है? 499 से लेके 512 तक। मान हानि। मान हानि का मतलब ये है कि आप किसी की बेइज्जती कर दें, कि आप किसी की इज्जत के आप उसके बारे में कुछ कह दें। अब ऐसा तो, अगर सपोज करो कि आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कह देते हैं, तो क्या हो रही है? उनकी मान हानि हो रही है। मान हानि हो रही है, तो आपको ये 499 से लेके 512 तक की धाराओं में जकड़ लिया जाएगा। अब आ जाइए अध्याय 22 क्या कहता है? 503 से लेके 510 तक। आपराधिक अपमान। आपराधिक अपमान आएंगे इसमें। अध्याय 23 में क्या होगा? 511, मात्र 511, अपराध के प्रयत्न। अब आ जाइए महत्वपूर्ण आईपीसी धारा। अब इनके बारे में हम डिटेल में चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। धारा 1 क्या कहती है? नाम और टाइल्स, जैसे भारतीय दंड संहिता 1860। धारा 22। धारा 22 कहती है चल संपत्ति की परिभाषा। चल अचल नहीं, संपत्ति चल संपत्ति की, जो संपत्ति हिलडुल सके। एक होती है चल और एक होती है अचल। अचल का मतलब है आपका खेत है, खेत एक जगह से, आपकी जमीन है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, अचल संपत्ति है वो। आपका मकान है, अचल संपत्ति है। लेकिन चल संपत्ति क्या है? जो संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे आपकी संपत्ति है, इसमें कार है, बाइक है, अगर इनसे, ये आपकी कार बाइक, अगर इनसे आपकी कोई भी चुरा लेता है या कुछ भी कर लेता है, धारा 22 के तहत आप अपना उसमें केस दर्ज करा सकते हैं। धारा 34 क्या कहती है? अपमान आयन। इसमें क्या होता है? आपका कॉमन इंटेंशन होता है। जैसे कि 5 लोगों में से 4 किसी घर में डकैती डालते हैं, और एक बाहर खड़ा होकर खतरे का सूचक हो, तो वे सभी पांचों डकैती के अपराधी होंगे। ये जो 5 लोग हैं, अगर 4 लोग चोरी कर रहे हैं और एक लोग बाहर खड़ा होके, एक बंदा बाहर खड़ा होके उनको बताता है कि भाई कोई भी आ जाएगा तो मैं इस तरह से आवाज निकाल दूंगा, तुम भाग जाना, तो वो भी उतना ही हकदार है। जितने 4 लोग हैं, उतना ही जो बाहर खड़ा है वो भी उतना ही हकदार है। ये कौन सी धारा में आता है? धारा 34 में। अब आ जाइए धारा 53। आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। एक होता है मृत्यु दंड, जिसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। एक होता है आजीवन कारावास, जो कि जिंदगी भर के लिए आपको जेल में रहना पड़ता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और कारावास भी आपके 2 तरीका के होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है सक्षम। और एक आपका जो इसमें दंड होता है वो होता है जुर्माना। जैसे कि आप जुर्माना भरते हैं तो आपको सजा नहीं होगी। और एक होता है संपत्ति का समापरण, मतलब कुर्क कर दी जाती है आपकी संपत्ति। जुर्माना न भरने पर कौन सी धारा लगती है? धारा 67। जुर्माना न भरने पर, जैसे 50 रुपए में कम से कम 2 महीने की सजा होगी आपको। अगर आपके पास 50 रुपए का जुर्माना है तो 2 महीने की सजा। 50 से 100 रुपए का 4 महीने की। अगर 100 से अधिक है तो 6 महीने की सजा। धारा 73 क्या कहती है? एकांत परिरोध, सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट, कठोर दंड, एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए। अब सपोज करो कि कोई कैदी है, जज साहब उसको 14 दिन के लिए भेज देते हैं, रिमांड पर भेज देते हैं या जेल में भेज देते हैं, तो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं होगी उसको। उसको जो कठोर दंड मिलेगा वो लास्ट 3 महीना। भाई 14 दिन के लिए एक बार भेज देंगे, तीन 14 दिन के लिए एक बार भेज दिया, फिर 14 दिन के लिए भेज दिया, फिर 7 दिन के लिए भेज दिया, तो 7 14 इस तरीके से 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें क्या है? साधारण में अपवाद है कुछ, जैसे कि धारा 76 और 95। और एक है प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा अधिनियम। अगर भाई आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं किसी से बचने के लिए, तो वो आपको उसमें सजा नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी रक्षा की, आपने किसी दूसरे की रक्षा की उसको बचाने के लिए।
तो वो आपका 96 से लेके 106 तक की धाराओं में आएगा। लेकिन एक है जो कि जिसमें सजा होगी, वो आपका 76 से लेके 95 तक आएगा। जैसे कि धारा 76 देखते हैं, विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपवाद अपराध नहीं है। जैसे कि पुलिस किसी गांव में रमेश के स्थान पर गलती से सुरेश को उठा ले जाए, भाई किसी और के नाम, वैसे रमेश के स्थान पर किसी और को उठा ली जाए, तो इसमें क्या होगा? अधिनियम भीड़ पर, अब जैसे कि पुलिस ने पकड़ा किसी और को, किसी और के नाम से किसी दूसरे को उठा ले गई और उसको सजा दे दी, उसको रिमांड पर रख लिया, या फिर उसको एक दिन के लिए जेल में डाल दिया, तो इसमें कोई आप धारा नहीं लगा सकते। ये कोई नहीं, वो सॉरी कह के आपसे कह देंगे कोई नहीं भाई गलती से उठ गया है, कोई नहीं गलती है, तो ये आप इसमें धारा नहीं लगा सकते उसके पास, क्योंकि उनके पास धारा 76 में ये सब लिखा हुआ है। और जैसे कि अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली, भीड़ पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली, जैसे कि कहीं भी भीड़ हो रही है या कोई भी दंगा हो गया या कुछ भी हो गया, वहां पर पुलिस ने गोली चला दी, और सपोज करो कि कोई मर भी गया, तो इसमें पुलिस के खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 76 में ये सब लिखा हुआ है कि आत्मरक्षा या ये करने पर कोई भी सजा नहीं होगी। धारा 77 क्या कहती है? न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं है। जैसे कि जज साहब ने किसी भी गुनेगार को 5 साल की सजा सुना दी, उसने केस अपना हाई कोर्ट में 5 साल की सजा सुना दी, उसने अपना सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, वहां पर पता चला कि जो 5 साल की सजा सुनाई है वो तो गलत सुना दी, इसकी तो सजा कुल 2 साल की होनी थी। तो क्या होगा उसमें? उसमें क्या है कि आप जो जज साहब थे, आप उनके खिलाफ केस या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये धारा 77 में उल्लेख है इसका। धारा 78 क्या कहती है? न्यायालय के आदेश के अनुसार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अगर जो कार्य न्यायालय करेगी, जैसे जल्लाद है, जल्लाद आपको क्या है भाई, फांसी पर चढ़ाता है, जल्लाद के द्वारा फांसी होती है। अब जैसे जल्लाद के द्वारा फांसी हो रही है, तो इसमें क्या जल्लाद के खिलाफ आप केस थोड़ी नहीं कर देंगे। जैसे कब्जा उठाते समय मकान गिरने से कोई दबकर मर गया, आप कब्जा उठा रहे हैं कहीं से, और कोई भी मकान के नीचे दबकर मर जाता है, तो उसमें आप केस नहीं कर सकते। धारा 81 क्या कहती है? आवश्यकता का सिद्धांत, लगातार खड़े मकानों में आग लग जाए। अब आप सपोज करो कि भाई ये मकान है, ये एक मकान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, इस मकान में आग लग गई, इसमें लग गई तो इसमें भी लगेगी, तो हम क्या करेंगे? हम इस मकान को फोड़ देंगे यहाँ से। जब हम इस मकान को फोड़ देंगे तो ये मकान बच जाएगा, तो आप इसमें केस नहीं कर सकते। आप इसमें केस नहीं कर सकते, अगर ये मकान को हम फोड़ देंगे किसी दूसरे मकान को बचाने के लिए, तो आप केस नहीं कर सकते। धारा 28 क्या कहती है? धारा 82, 7 वर्ष से कम बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। अगर बच्चे की उम्र 7 साल है और 7 साल से कम, अगर वो कोई अपराध कर देता है, तो उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसको कोई भी सजा नहीं होगी। अगर कोई बड़ा आदमी उससे अपराध करवा भी देता है, तो उस बच्चे को सजा नहीं होगी, उस बंदे को सजा होगी जिसने अपराध उससे करवाया। अब एक और आइए, धारा 83 क्या कहती है? धारा 83 कहती है अगर 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम, अगर 7 वर्ष से ज्यादा है और 12 वर्ष से कम है और कोई भी अपराध कर देता है, तो उसको बाल विवाह, बाल बच्चों का जो बच्चों की जो जेल होती है, जिसमें
बच्चों को रखा जाता है जो कि 7 साल से अधिक होते हैं, 12 साल से कम होते हैं, उनको उस जेल में रखा जाएगा, ना कि उनको किसी ऐसी जेल में रखा जाए जहाँ पे उनको एक दंड भोगना पड़े। अब आ जाइए प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार। ये आपका 96 से लेके 106 तक। धारा 96 क्या कहती है? आत्मरक्षा। आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। आप अपनी रक्षा करते हैं या किसी दूसरे की रक्षा करते हैं तो आप उसमें अपराधी नहीं है, आपको कोई भी सजा नहीं देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दें कि नहीं भाई मैंने तो अपनी रक्षा की थी, ये मुझे मार रहा था, मैंने गोली चला दी। ऐसा नहीं होगा। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, कोई वीडियो क्लिप होनी चाहिए कि भाई ये मुझ पर अटैक कर रहा था, ये मुझे पिस्टन से मुझसे ये मुझे मार रहा था, तो मैंने अपने बचाव के लिए इस पर गोली चला दी या मैंने इस पर हमला कर दिया, तो वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वैसे ही कह दें कि ये मुझे मार रहा था तो मैंने इसको मार दिया, ऐसा नहीं होगा। धारा 97 क्या कहती है? 97, शरीर संपत्ति की रक्षा में किया गया काल में अपराध नहीं है। बात वही है। धारा 98 क्या कहती है? किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य कार्य अपराध नहीं है। आप अगर किसी अगर कोई तीसरा बंदा किसी दूसरे बंदे को मार रहा है तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। अगर आप उसकी रक्षा करने में अगर वो मर जाता है जो उसको मार रहा था तो आप उसके अपराधी नहीं है। ये धारा 98 में लिखा हुआ है। आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिटेड कर देता है। धारा 99। लिमिटेड का मतलब समझ रहे हैं आप? लिमिटेड का मतलब है प्रूफ। इसमें लिमिट है कुछ। लिमिटेड। आपको उनका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपनी आत्मरक्षा इस सिस्टम के मतलब ये मुझ पर अटैक कर रहा था तो मैंने अपनी आत्मरक्षा की है। धारा 100 धारा 100 क्या कहती है? आत्मरक्षा में मृत्यु कार्य कब करते हैं? अपनी मृत्यु का भय, रेप की कोशिश, प्राकृतिक विरुद्ध अपराध, या फिर किडनैप। धारा 100 आप कब लगवाएंगे किसी पर? तो धारा 100 आप या तो आपको अपनी मृत्यु का भय है कि भाई ये मुझे मार सकता है, थाने में जाइए कि एप्लीकेशन दिखाइए कि भाई मुझे इससे खतरा है, ये मुझे मार सकता है, तो उस पर धारा 100 लग जाएगी। आपको लगता है अरे भाई ये मेरा रेप कर सकता है, मुझे इससे डर है, तो धारा 100। प्राकृतिक विरुद्ध, कोई भी प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर रहा है, धारा 100। अपराध किडनैप कुछ भी करता है, धारा 100 लगवाइए। धारा 103 संपत्ति रक्षा में। भाई आप संपत्ति रक्षा करते हैं, मृत्यु कार्य कब कर सकते हैं? आप अपनी संपत्ति की रक्षा करते वक्त अगर कोई भी मर जाता है या कैसे भी अपनी रक्षा करने में आप किसी दूसरे को मार देते हैं तो किस तरीके से? लूट हो रही थी साहब, गृह विरोध था, संपत्ति था, संपत्ति जलाना, ये सब। अब बताइए दुष्ट प्रेरणा क्या होती है? किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। आप किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं आप, अरे भाई तेरे तेरी जैसे कि तेरे से तो यार उसने बहुत गलत कर दिया तेरे साथ, तो ये तो भाई उसको मार देना चाहिए, तुझे तो उसके साथ तो तुझे तो ये करना चाहिए, उसके साथ वो करना चाहिए। किसी को आप क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं, तो ये कौन सी धारा? 103 धारा लगेगी। किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र करना। षड्यंत्र कर रहे हैं आप, हमको क्या करना चाहिए? अगर आप षड्यंत्र करने जैसे कि भाई हमें बैंक लूटना है, इस तरीके से हम बैंक लूटेंगे, रात को जाएंगे हम वहां पर, इस तरीके से वहां खड़े होंगे, तो बैंक लूटने का षड्यंत्र बना रहे हैं, धारा 103 लगेगी। किसी अवैध कार्य करने में सहायता करना। कोई भी गलत काम करने में आप सहायता कर रहे हैं किसी की, धारा 103। आपराधिक पड़े षड्यंत्र, 120 ए परिभाषा। दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल है, 120 बी दंड।
एक व्यक्ति और दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब आ जाइए तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध। कौन कौन सी धाराओं में? तीनों सेनाओं से। जैसे कि तीनों सेनाओं का मतलब 131 से लेके 140 तक, ये गवर्नमेंट की जो सेना है इनके खुद के नियम होते हैं। ये नहीं आपसे इतने पूछे जाएंगे। राष्ट्रद्रोह धारा 121 से 130 तक, या राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं या राज्यद्रोह करते हैं, राज्यद्रोह करते हैं तो 121 से लेकर 130 तक की धारा लगेगी आपके पास। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध, शांति भंग करना, ये 144 से 142 ये सब धारा आती है शांति को भंग करना। भीड़ हो रही है, आतंक कर रहे हैं आप, डीजे चला रहे हैं, शांति है, रात के 2 बजे डीजे चल रहा है गली में, क्या कर रहे हैं? शांति भंग कर रहे हैं, धारा लग सकती है 141 से लेके 160 तक की। विधि विरुद्ध जमात, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं कहीं पर भी, कौन सी धारा? 141 लगेगी। पांच या अधिक लोगों से, पांच या अधिक लोग अगर किसी एक जगह पर खड़े हैं तो अगर वह धारा 144 लगी हुई है तो आपको सजा भी हो सकती है इसमें। धारा 144 क्या कहती है? ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहां पर मृत्यु कारित होगी, संभावित हो, ऐसी जगह हमको लगता है कि भाई यहाँ मृत्यु हो गई, हो जाएगी, दंगा हो जाएगा जहाँ, वो तंगड़ा, कौन सी धारा लग जाती है उधर? 144। धारा 149 क्या होती है? भीड़ जो भी अपराध करेगी तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर दंड होगा। 100 लोग हैं, 100 लोगों ने किसी एक आदमी को मार दिया, तो उसमें 100 लोग ही बराबर अधिकार है, सभी को बराबर का अधिकार है, सभी के पास सभी भागीदार बराबर हैं उस दंड के। अगर सजा हो रही है सबको 10 साल की, एक को, तो 100 को भी 10-10 साल की सजा होगी। झूठे साक्ष्य से संबंधित 191 से लेके 229 तक। झूठे साक्ष्य का मतलब गवाही झूठी देना, झूठ बोलना, या फिर आप वहाँ कोर्ट गए, कसम खा ली हाथ रख के, तो उसमें कौन सी 191 से लेके 229 तक की धारा लग जाएगी। मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। किसी भी मानव शरीर पर अगर आप अपराध प्रभाव डालते हैं तो उसके अपराध की धारा लगेगी 299 से लेकर 377 तक। धारा 299 क्या कहती है? मानव वध, वध कर दिया, मार दिया, कौन सी? 301 में सजा होगी कितने की? 10 वर्ष की। किसी आदमी का आपने वध कर दिया, किसी भी मानव का, 301 में 10 वर्ष की सजा। हत्या कर दी, क्रूरता से मानव का वध किया, कौन सी लगेगी? 300। 302 हत्या के लिए दंड, 302 कब लगती है? 302 के लिए दंड आजीवन कारावास। किसी का मर्डर कर दिया, 302 लग गई तो आपको जिंदगी भर जेल। 304 भी दहेज मृत्यु। दहेज में अगर औरत मर जाती है, 7 वर्ष की सजा होगी आपको कम से कम। कौन सी धारा लगेगी? 304 भी। धारा 306, धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा करना। दहेज एक्ट में आत्महत्या, औरत से बदतमीजी से बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसने आत्महत्या कर ली भाई, कौन सी? 306 लग जाएगी आपसे। धारा 307 क्या? हत्या का प्रयास करना, हत्या का प्रयास किया है, 307 लग गई। 309 आत्महत्या का प्रयास करना, सजा 1 वर्ष कैद और जुर्माना। आईपीसी में विशेष, यह एक ऐसा अपराध है जो घटित होने से पूर्व अपराध है और अपराध हो जाने के बाद अपराध नहीं है। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। आईपीसी क्या है भाई? ये एक ऐसा अपराध है, यह एक ऐसा अपराध है जो घटित होने से पूर्व अपराध है साहब। घटित होने से पूर्व तो अपराध है और घटित होने के बाद अपराध नहीं है। देखते हैं धारा 362, अपहरण कर दिया, किडनैप कर दिया, धारा 362 लग गई। धारा 375 बलात्कार, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, 375।
अब ऐसा तो नहीं है जैसे कि भाई 2-3 साल से संबंध चल रहा है और आपने संबंध किया उससे और फिर वो आपको बाद में बलात्कार लगा दे, तो ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन 375 में बलात्कार और यौन उत्पीड़न है। 376 बलात्कार और उत्पीड़न के लिए दंड। 377 अप्राकृतिक यौन संबंध। अब आ जाइए संपत्ति के विरुद्ध में अपराध। 378 से लेके 462 तक। 378 कौन सा अपराध चोरी है? चोरी के लिए 379 चोरी के लिए दंड। 390 लगेगी चोरी कब लूट है, धारा 392, ठीक है ना। 391 लूट कब डकैती है। 396 हत्या साहित्य डकैती, हत्या भी है और डकैती भी है। धारा 420 धोखाधड़ी। धारा 395 में दंड। विवाह से संबंधित धारा 494 पूर्ण विवाह। पूर्ण विवाह करना पति या पत्नी जीवित हो तब भी। कौन सी धारा लगेगी? 494। धारा 498 दहेज प्रताड़ना। दहेज के लिए आप किसी को प्रताड़ते हैं तो कौन सी? 498। मानहानि धारा 499 और 500। आईपीसी धारा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड मैकाले था। भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराएं और अध्यायों की कुल संख्या 511 धाराएं और 23 अध्याय है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता किस दिन लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध वह आवश्यक तत्व नहीं है? आपराधिक, मानव या मनुष्य, हेतु, प्रयत्न और कृत्य। इसमें आपका सी, हेतु। एकांत प्रतिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? 14 दिन की। ज्यादा ज्यादा आपको 14 दिन की हो सकती है एक बार में। एक बार में आपको कितने दिन की के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है? 14 दिन के लिए भेजा जा सकता है। दंड कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मृत्यु दंड, आजीवन, कठोर, साधारण कारावास, संपत्ति जब्त व जुर्माना। ये सब दंड होते हैं, 5 प्रकार के दंड होते हैं। कितनी आयु तक के बालक आपराधिक दंड नहीं होते? भाई 7 वर्ष से कम। डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए डकैती करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए प्रयास में निम्न आत्महत्या करने के प्रयास में किस दंड से दंडित किया जाएगा? अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास में 1 वर्ष तक की सजा, कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। विधि विरुद्ध जमात के सदस्यों में जो संयुक्त रूप में अपराध करते हैं कि आपराधिक दायित्व में प्रमुख सिद्धांत सामान्य उद्देश्य। टाइप 2 सामान्य बातें। यह कब कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है, किसी व्यक्ति को उकसाना, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करना, षड्यंत्र में सम्मिलित होना, किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा आश्रय सहायता करना। बेईमानी क्या है? जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि व्यक्ति को सदैव अभिलाष या अन्य व्यक्ति को अभिलाप नहीं हो। छवि से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति के शरीर, मन, संख्याति संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। टाइप 3 धारा संबंधी। ये कुछ 2017 के यूपीएससी में पूछे गए सवाल है। भारतीय दंड साहित्य की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? अपहरण, पहला, फुसलाना, भगा ले जाना, गुलामी, जबरन, मजदूरी कराना। ये सब आपकी 359 से 374 तक आती हैं। अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, किसी को भगा के ले गए, पागल बना के ले गए, गुलामी करवा रहे हैं किसी पर, जबरन गुलामी, मजदूरी करवा रहे हैं आप किसी को। ये लगेंगे। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था।
लेकिन वह इस राशि का भुगतान न कर सका तो फिर आईपीसी धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने माह की कैद होगी? भाई 40 या 50 रुपए है तो 2 महीने की सजा होती है। आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? दंड से। आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा? 7 वर्ष की सजा। अगर दहेज एक्ट लग गई तो धारा 304 बी के तहत 7 वर्ष की सजा हो जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 तक का संबंध किसमें? धोखाधड़ी। 415 से लेके 420 तक क्या है? धोखाधड़ी। 420 ही करना, किसी के साथ किसी को पागल बनाना। भारतीय दंड की धारा 405 से लेके 409 तक किस विषय से संबंधित है? विश्वास भंग करना। आईपीसी 1860 के प्रारूप पर आधारित किस देश का दंड? शायद सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। कंडीशन फोर्थ क्या कहती है? ए 24 वर्ष का प्रेमी तथा बी 22 वर्ष की प्रेमिका दोनों आत्महत्या करने को तत्पर होते हैं। ए तो बी की मृत्यु कारित कर देता है, लेकिन साहस न जुटा पाने के कारण स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता। तो ए कौन से अपराध का दोषी है? आपराधिक मानव वध, जो हत्या नहीं है, उसका दोषी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको आईपीसी धारा सब कुछ बता दिया है, जो कि यूपीएसआई के लिए और भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर